हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वो है आइडेंटिटी थ्योरम या यूनिकनेस थ्योरम। इस पर डिस्कस करेंगे। कोरोलरी है उनको भी देखेंगे और इन पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आइडेंटिटी और यूनिकनेस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है। Let f be an analytic function in a domain D and let z0 belongs to D. Suppose zn be any sequence from D with zn converges to z0, zn not equal to z0 such that f of zn equals to 0 for every n belongs to n, then directly implies f identically 0 on D, that is f of z equals to 0 for every z belongs to D. There are two statements. Okay, ये पहला ये दूसरा। पहले स्टेटमेंट पर फर्स्ट फोकस करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स नेट सेट गेट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना। देखिए फंक्शन सबसे पहले तो एनालिटिक होना चाहिए, किसमें, डोमेन में। ये लाइन भी आप याद रखिए, मैं बोला था जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे उसमें डोमेन जब वर्ड आएगा तो समझना चाहिए ओपन प्लस कनेक्टेड। मतलब हमें ये तो पता है फंक्शन एनालिटिक है, मतलब जहाँ भी डिफाइन होगा ओपन तो होगा ही, कनेक्टेड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो डी जो है ओपन और कनेक्टेड दोनों है, दैट इज डोमेन। क्लियर, जिससे रीजन वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं कई राइटर जो है। तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया कि एफ जो है एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, और हमने लिया डी से एक पॉइंट z0। हमने एक सीक्वेंस उठाया zn, है ना, जो कि नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है, इस z0 की ओर कन्वर्ज करने वाला। याद रखना इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म है z1 z सब कहाँ से आ रहा है, डी से आ रहा है, और z0 के इक्वल नहीं है। मतलब मीनिंग ये है कि इसके अंदर z0 बिलोंग नहीं कर रहा है। मीनिंग इस बात का है कि, है ना, आप जो zn उठा रहे हो एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है जो z0 की ओर कन्वर्ज करता है, और इस तरह से है कि zn पर इमेज 0 जा रहा है, दैट इज f ऑफ zn इक्वल्स टू 0 जा रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। का मीनिंग यही है, जितने भी f ऑफ z1 f ऑफ z2 f ऑफ z जितने भी सबके सब क्या है 0 है, तो इम्प्लाई हो जाएगा f आइडेंटिकली 0 है, यानी कि फंक्शन जो है पूरे डोमेन में क्या है, 0 है। ये इम्प्लाई हो जाता है। बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, कॉन्सेप्ट है ना। तो हमें इसको फटाफट क्लियर कराता हूँ। फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में, और साथ ही साथ आपने डोमेन से एक पॉइंट उठाया, एक आपने सीक्वेंस लिया नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस डोमेन से, है ना, वो उस पॉइंट की ओर कन्वर्ज कर रहा है z0 की ओर, इस तरह से कि उनका इमेज पूरा 0 है। तो समझ लीजिए फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिकली 0। मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो बातें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना तो समझ आ गया। इसके दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों काम आता है ना। देखिए सेकंड में ये बताया गया, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। अब ये तो चेंज नहीं होगा, सेम वही है। ओपन कनेक्टेड सेट में फंक्शन क्या है, एनालिटिक के रूप में डिफाइन है। सपोज इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम डी विच इमेज इज 0। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरोज ही तो है, फंक्शन एफ के जीरोज का सेट है ये, ठीक है। तो एस बी द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ इन डी। तो एफ के जितने भी जीरोज होंगे, सेट ऑफ जीरोज, वो हमारा एस है। एस की लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट होती है ना, और वो लिमिट पॉइंट अगर डी में मौजूद है तो भी इंप्लाई कर जाएगा कि फंक्शन क्या है, आइडेंटिकली 0 है डी में। ये बोले तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। तो सेकंड स्टेटमेंट को मैं एक बार फाइनली बोल दूं तो ये हुआ कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, और आपने सेट ऑफ जीरोज उठाया, ठीक है। सेट ऑफ जीरोज के पास अगर एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है डी के अंदर, तो समझ लीजिए कि फंक्शन जो है आइडेंटिकली 0 होगा। ये होता है। अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले हम एक छोटा सा रिमार्क देख लेते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम इज वैलिड व्हेन डी इज ओपन एंड कनेक्टेड। अब ये कोई रिमार्क जो लिखा हूँ ये तो जस्ट मैं बता दिया था स्टेटमेंट में कि जो फंक्शन जो होता है वो जहाँ डिफाइन है वो डोमेन होना चाहिए। और उस डोमेन का मतलब क्या है मैं उसी समय बोला था, लेकिन अभी और उस बात को क्लियर करा देता हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ओपन और कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल सिंपल व्यू है। आइडेंटिटी थ्योरम इज वैलिड व्हेन डी इज ओपन एंड कनेक्टेड। जो आपने स्टेटमेंट में लिखा था डोमेन करके, उस डोमेन का मतलब होता है ओपन प्लस कनेक्टेड। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1/2 पावर n इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा नहीं रहता है कि आइडेंटिटी थ्योरम यूज़ कीजिए, उसको आपको समझना है कि आइडेंटिटी थ्योरम को आपको यूज़ करना है। क्लियर हो रहा है ना। अब कैसे जानेंगे आप, तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा था
उस है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। उसी पर मैं एग्जांपल लिया हूँ, जैसे एफ एंटायर फंक्शन आपको दे दिया, ऐसा दिया रहेगा है ना, और पूछेगा कि फंक्शन के बिहेव कैसे करेगा, मतलब फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है, फंक्शन कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे ऑप्शंस में डाल दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा ये, तो समझ लीजिए कैसे हैंडल करना है। देखिए एफ एंटायर फंक्शन है, अब बोलोगे एंटायर फंक्शन है लेकिन इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया, तो इन्फॉर्मेशन से मतलब थोड़ी ना है अपने को मतलब है फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अब फंक्शन जब एंटायर है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की खासियत ये होती है कि वो जो है डोमेन होता है ओपन और कनेक्टेड। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ओपन होता है ना, अपने सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब जितने भी के अंदर पॉइंट है सबके सब इंटीरियर पॉइंट होता है, इसलिए ओपन हुआ। कनेक्टेड बिकॉज डिसकनेक्टेड नहीं है, लॉजिकल है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जो फंक्शन है हमारा एफ वो एंटायर है, इसका मतलब ये हुआ एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जीरो तो बिलोंग कर रहा होगा, और उस जीरो की ओर कन्वर्ज करने वाला मैं मान लिया जो सीक्वेंस है वो 1/2 पावर n है। इनको देख करके मैंने लॉजिक लगाया कि 1/2 पावर n एक सीक्वेंस है, और इसको आपको पता है कि ये जीरो की ओर कन्वर्ज करता है और जीरो बिलोंग करता है सी के अंदर। पूरी तरह से आइडेंटिटी थ्योरम एप्लीकेबल है, और ये तो समझ आ गया जब आइडेंटिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिकली जीरो होगा। इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, स्पेशली ट्रिवियल फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। क्लियर हुआ ना? आपको ये देख के समझना है, इसको देखना, पहले तो ये देख लेना कि फंक्शन कैसा है। तो एंटायर लिख करके बता दिया भैया कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन तो डोमेन होता है, तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। और आपने यहाँ से क्या लिया, सीक्वेंस उठाया, नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है ये तो, और ये जीरो की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और इनके जो इमेजेस हैं पूरा जीरो है, और जिधर कन्वर्ज कर रहा है वो डोमेन में है, इसका मतलब फंक्शन हुआ आइडेंटिकली जीरो। कन्फर्म हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से छोटी से छोटी भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इनकी अगर बात करूँ सेकंड एग्जांपल की, तो अब देखिए इफ़ एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन, अब ये क्या है, डिस्क है, यूनिट डिस्क है। डिस्क आप चाहे तो बना सकते हो 0 पर सेंटर्ड 1 रेडियस का, इसके ये होता है ना भाई, ये हमारा डिस्क है मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। इसमें कोई वाली बात ही नहीं है कि ये जो है ओपन है और साथ ही साथ कनेक्टेड भी होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ओपन और कनेक्टेड दोनों हैं, और इसके अंदर मतलब ये फंक्शन की डोमेन हुआ है ना, ओपन प्लस कनेक्टेड है ये, और इसमें फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। और फंक्शन किस तरह का बिहेव कर रहा है, देखो एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 दे रहा है, मतलब आपको एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस के तौर पे क्या मिल रहा है, 1/n मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्टेटमेंट को, फंक्शन एनालिटिक है डोमेन में, और फंक्शन के अंदर है ना, डोमेन के अंदर बिलोंग करता है जीरो, और साथ ही साथ है ना एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा है जो उस जीरो की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और इनकी जो इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस क्या है, पूरा जीरो है ना। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिकली जीरो, दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। क्लियर हुआ ना? इस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट लिया था उनसे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखिए इफ़ एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डी, डी यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क है ना, कोई भी डिस्क हो सकता है, ओपन डिस्क होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, बिकॉज एवरी ओपन डिस्क इज ओपन प्लस कनेक्टेड, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी ओपन प्लस कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर है ना, ये हुआ आपका है ना, ये 1 रेडियस का 0 पर सेंटर्ड, तो ये जो आपका है दिया हुआ है, तो फंक्शन जो है किसी डोमेन में क्या है, एनालिटिक है। अब देखिए f 0 रखता है 1/n+1 पर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ, ये रखता है 0 1/2 पर, 1/3 पर, 1/4 पर, 1/5 पर, इन जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पर 0 रखता है, दैट इज एफ ऑफ 1/n+1 क्या है, 0 है। इनको हम इस तरह से बना सकते हैं, सेट ऑफ जीरोज में निकाल रहा हूँ, z बिलोंग्स टू d सच दैट एफ ऑफ z इक्वल टू 0। ये जो है सेट ऑफ जीरोज होता है, ये क्या है 1/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/n+1 पर 0 रखता है, इसका मतलब जो सेट ऑफ जीरोज हैं है ना, सेट ऑफ जीरोज हैं वो क्या है 1/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n है, ये सेट ऑफ जीरोज है। क्लियर हुआ? और आपको पता है इस सेट की लिमिट पॉइंट क्या है, वो देखो लिमिट पॉइंट क्या है, इनका 0 है लिमिट पॉइंट, ठीक है, 0 इनकी लिमिट पॉइंट है। चाहे तो लिमिट पॉइंट चेक करने का तरीका आपको पता है ना, ये रियल लाइन में देखा जा सकता है इनको, तो है ना, क्योंकि 1/n+1 का फॉर्मेट है। तो 1/2 मैं लॉजिक बताता हूँ, 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो ये किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है ना, ठीक है। एक्चुअल में ये सीक्वेंस भी है और सेट भी है। ओके, सीक्वेंस 1/n+1 का ये रेंज सेट है। आपको एक तो क्लियर होना चाहिए, जब सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट है डिस्टिंक्ट हो
तो उनका जो रेंज सेट है और वो स्वयं दोनों सेम होते हैं। तो सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट और उस रेंज सेट की लिमिट पॉइंट उस समय जब डिस्टिंक्ट होता है उस समय सेम होगा। मतलब इनके थ्रू अगर आप सीक्वेंस तैयार करेंगे 1/n+1, याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इनके जितने भी टर्म हैं इनके अंदर सबके सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। मतलब इनका जो रेंज सेट है और ये सीक्वेंस सेम होंगे, तो सेम होंगे तो इनके लिमिट पॉइंट भी सेम होंगे। तो 1/n+1 की लिमिट क्या होती है? 0 होती है, और 0 ही क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब लिमिट पॉइंट है 0। ठीक है, एक लॉजिक बताया और मैंने आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड है ना इस पर कॉन्सेप्ट, पूरे रियल एनालिसिस मैंने लाइन से कवर किया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो है ना। अब देखिए ये होगा सिंगलटन 0। अब देखिए 0 बिलोंग्स टू डी, 0 इसके अंदर बिलोंग करेगा, कर रहा है बिलोंग, इसका मतलब हो गया डायरेक्टली इंप्लाइज हैंस करके लिख सकते हो बाई, ये हो गया हैंस बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। क्लियर हुआ? फाइनली मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में, ये रखता है इन पॉइंट्स पर 0, तो मैं सेट तैयार कर लिया। जब सेट के पास लिमिट पॉइंट जो होता है वो लिमिट पॉइंट अगर डोमेन में बिलोंग कर जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? आइडेंटिकली 0। कन्फर्म हुआ? तो मैंने जो बताया था ये तो है ना, जो आइडेंटिटी थ्योरम के 2 स्टेटमेंट है, आइडेंटिटी थ्योरम पर बेस्ड एक कोरोलरी है, उनको भी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोलरी ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एफ एंड जी बी एनालिटिक फंक्शंस इन डोमेन डी। यहाँ पे डोमेन का मतलब है ओपन प्लस कनेक्टेड। ओके, ये भी ओपन और कनेक्टेड में ही वैलिड है, ये दिमाग में सेट रखना है। तो 2 फंक्शंस यहाँ पे लिया गया, दोनों के 2 एनालिटिक है जो किसी ओपन प्लस कनेक्टेड दैट इज डोमेन में डिफाइन है। सपोज एस इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी, है ना, फॉर विच एफ एंड जी आर इक्वल, है ना, दोनों जब आइडेंटिटी है उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी देन डायरेक्टली इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको यूनिकनेस क्यों कहा जाता है, आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, इस बात से भी क्लियर होता है। कई लोग इसी को आइडेंटिटी थ्योरम के तौर पर लिखते हैं, तो कोई इसमें बात नहीं है। तो ये है कोरोलरी ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। ओके, तो मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या है, आपने लिया 2 अलग अलग फंक्शंस, दोनों के दोनों एनालिटिक है जो किसी डोमेन में डिफाइन है। अगर हम एक सेट तैयार करें, ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जिनके लिए दोनों इक्वल हो, तो समझ लीजिए अगर वो लिमिट पॉइंट रखता है और वो लिमिट पॉइंट डोमेन में है तो समझ लीजिए फंक्शन क्या होगा, दोनों आइडेंटिकली इक्वल होंगे, दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड ऑन डी। ठीक है, अब देखिए इनसे बहुत सारे रिजल्ट निकलेगा, तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे समझ जाएंगे आप। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड, ये पहला फंक्शन है। दूसरा है 1 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, ये भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन एंटायर फंक्शन, वी नो दैट। और आल्सो है ना, साइन जेड इज एंटायर एंड सो साइन स्क्वायर जेड इज एंटायर, cos z is entire and so cos square z is entire, sin square z and cos square z are entire functions and so sum of their entire functions, so क्या हो जाएगा, है ना, sin square z plus cos square z, ये भी entire हो जाएगा। तो दोनों entire functions है, that is both are analytic functions in complex plane, और we know that complex plane होता है डोमेन। कन्फर्म हो रहा है इतना? तो दोनों एनालिटिक फंक्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब कि डोमेन में डिफाइन है। इतना क्लियर हो गया? अब आपको एक डिफाइन करना है सेट, कि ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जिनके लिए दोनों क्या है, आइडेंटिकली इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, एस इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू डी। तो डी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी है कि नहीं, सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये भी कन्फर्म है। अब आपको पता है इन रियल एनालिसिस, है ना, रियल में आपको पता है, आपको ये फार्मूला देख के समझ आ रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है भाई। ये बात आपको पहले से पता है, और मैं एक चीज़ बता दूं, है ना, पूरे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। अब ये फार्मूला कहाँ से निकला हुआ है, ये फार्मूला निकला हुआ है आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से निकला है, जो आपने 9th 10th में पढ़ा है ना, उसमें ही ये फार्मूला निकला था। साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वहीं से निकला है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वहीं से निकला है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वहीं से निकला है। तो ये सब जानते हैं आप, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरे रियल नंबर के लिए क्या होता है, ये आइडेंटिकल इक्वल होता है। मतलब अब चूंकि z यहाँ पर है, z का मीनिंग क्या है, x प्लस आई वाई, है ना, सोचिए z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, और पूरे x के लिए ट्रू है, x और y दोनों रियल नंबर से आते हैं ना, तो इन x के लिए पूरा ट्रू है। मतलब कि, है ना, z बिलोंग्स टू सी सच दैट साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये इक्वल है पूरे रियल नंबर्स के लिए, पूरे रियल नंबर्स के, सी के अंदर जितने भी रियल नंबर्स होंगे उन सब के लिए इक्वल होगा। दैट इज़ आप सोच पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं।
पूरे रियल नंबर्स यहाँ पर कौन कौन आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स सब के सब आ जाएंगे जिनके लिए इक्वल है। दैट इज़ ये पूरी की पूरी आर के ही तो इक्वल है भाई। लॉजिक क्लियर हुआ। पूरे रियल नंबर्स के लिए हमें नंबर्स को कलेक्ट करना है, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए इक्वल होगा। सो ये हो गया पूरा आर, तो हमारा एस ही आर है। अब इनके अंदर लिमिट पॉइंट्स की बात आती है माय डियर फ्रेंड। आर के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब क्या हैं, लिमिट पॉइंट है। एवरी पॉइंट इन आर इज़ लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, है ना। ये आर डेज के इक्वल होता है और हमें पता है कि ये जो आर डेज है ना, ये होगा सी का सबसेट। आर डेज आर है, ठीक है, जितने भी इसके अंदर सबके सब लिमिट पॉइंट है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, हमें एक लिमिट पॉइंट से मतलब होता है। यहाँ तो जितने भी लिमिट पॉइंट हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है। यहाँ से इम्प्लाई कर गया कि फंक्शन जो है ना, क्या होगा, आइडेंटिकली इक्वल होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू, है ना, डोमेन क्या आपका, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इस लाइन को मैं अगर जमा करके लिखूँ तो ये क्या है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड, और ये क्या है 1। तो आपको क्या मिला, आपको मिला एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला, और वो ये साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये आपका है ना ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये फार्मूला होता है, आप जानते थे, लेकिन होता है तो कैसे होता है, कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, तो यहाँ से निकलता है। याद रखिए कि z के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये जो फार्मूला हम डेवलप करते हैं, ये आइडेंटिटी थ्योरम से पॉसिबल हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए। मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आई होप। इनको मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना, सेक स्क्वायर जेड माइनस टेन स्क्वायर जेड, ठीक, सेम वही मैंने फंक्शन लिया, दो अलग अलग, दोनों के दोनों एंटायर हैं, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में दोनों एनालिटिक है, डोमेन में एनालिटिक है, हमने ये डिफाइन किया, है ना। फिर ये लाइन की जगह में यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर जेड माइनस टेन स्क्वायर जेड, है ना। तो आप देखिए किसके लिए इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होता है। यहाँ पर जितने भी रियल नंबर्स होंगे सबके लिए ट्रू होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, है ना, एस इक्वल टू आर इक्वल टू, अब चूँकि आर क्या है ना, आर आर डेस की इक्वल होता है, मतलब आर के अंदर जितने भी पॉइंट सबके सब लिमिट पॉइंट है, जितने भी लिमिट पॉइंट है सब सी में बिलोंग करता है। फिर से आइडेंटिकली इक्वल, इसका मतलब कि, है ना, सेक स्क्वायर जेड माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऑन सी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे आप देख के समझ पा रहे हैं, कॉसेक ले रहा हूँ मैं और यहाँ पर ले रहा हूँ कॉट, और यहाँ पर चेंज कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर, है ना, z माइनस कॉट स्क्वायर जेड। मैं इसको फाइनल रिवाइज दे रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मैंने दो एनालिटिक फंक्शन लिए, दोनों डोमेन में डिफाइन है, ठीक है। अब, है ना, उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जिनके लिए इक्वल होता है, पूरे रियल नंबर्स के लिए इक्वल होता है। इसका मतलब जो सेट ऑफ, है ना, ये जो सेट है ये पूरा आर है। अब इनकी जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन में है, सी में है, जितने भी रियल नंबर सबके सब सी में है ना भाई। तो इसका मतलब फिर वही आइडेंटिकली इक्वल, इसका मतलब फिर आपको निकला, है ना, आपने निकाला कॉसेक स्क्वायर जेड, कॉसेक स्क्वायर जेड माइनस कॉट स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये जो फार्मूला निकला हुआ है ये आइडेंटिटी थ्योरम के थ्रू निकला हुआ है, इनके कोरोलरी के थ्रू निकला हुआ है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, है ना, उनसे थोड़ा सा अलग। इफ़ एफ एंड जी आर एनालिटिक फंक्शंस ऑन डी, है ना, डी दिया है यहाँ पर डिस्क के तौर पे, जो कि आप देख सकते हैं क्या है, ओपन प्लस कनेक्टेड डोमेन, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, ठीक है ना, 2 रेडियस का आपको दिया हुआ है, 2 रेडियस का, है ना, जो है डिस्क है। याद रखिए ये जो दिया हुआ है ये वाला हिस्सा है आपके पास, देख के समझ आ रहा है कि ओपन प्लस कनेक्टेड है, ये उसमें एनालिटिक है दोनों फंक्शंस, और ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखिए, है ना, समझिए ध्यान से, एफ ऑफ 1/n इक्वल टू जी ऑफ 1/n। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी, है ना, 1 पे इक्वल होंगे, 1/2 पे इक्वल हो रहे हैं, 1/3 पे इक्वल हो रहे हैं, 1/4 पे इक्वल हो रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जितने भी पॉइंट्स हैं यार सब पे ये इक्वल हो रहे हैं। ओके, तो आप तैयार करेंगे सेट एस जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड। अब आपको पता है कि इनके लिए इक्वल है, 1/n के लिए जो है दोनों इक्वल है ना, ये दोनों किसके लिए इक्वल है, 1/n के लिए इक्वल है ना, मतलब 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, कन्फर्म हुआ। अब इनकी लिमिट पॉइंट होता है 0, और 0 डी में बिलोंग कर रहा है, 0 है इसके अंदर, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड आइडेंटिकली हो जाएगा, कन्फर्म हुआ। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो कोरोलरी आया है ना, आपका जो मेन थियरम है वहीं से आया है। अब आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो, जो मैंने स्टेटमेंट बताया था उसमें आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपने जो स्टेटमेंट लिखा उसमें एफ और जेड दो अलग अलग फंक्शंस माने हो आप, है ना, दो अलग अलग जो फंक्शन मानते हो और सेट तैयार करते हो, तो आप क्या तैयार करते हो, ये जो डिफाइन किए, जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको अंदर ला लीजिए, क्या
एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड इक्वल टू 0, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड को मान लो एच ऑफ जेड, मतलब क्या बना, जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एच ऑफ जेड इक्वल टू 0, ये बन गया सेट। ठीक है, जो दिया गया दो अलग अलग फंक्शंस एफ और जी था उसको ना मान के, है ना, उनके जगह आप उनको रिप्लेस कर दिए एच से। एच आपका एनालिटिक फंक्शन है डोमेन, अब भाई एफ अगर एनालिटिक है डोमेन में, जी अगर एनालिटिक है डोमेन में, तो एफ माइनस जी भी तो एनालिटिक होगा डोमेन में। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि एच जो है एनालिटिक फंक्शन है डोमेन में, और यहाँ से हमने तैयार कर लिया ये, आपको पता है ना, इनके पास अगर लिमिट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी थ्योरम, लिमिट पॉइंट अगर है तो क्या हो जाता है, जो हमारा फंक्शन है वो आइडेंटिकली 0 हो जाता है। एच ऑफ जेड आइडेंटिकली 0, इसका मतलब एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड आइडेंटिकली 0, इसका मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड आइडेंटिकली इक्वल। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो सोचेंगे कि थ्योरम डायरेक्ट लिखा दिया गया, यूज़ बता रहे हैं, उसका प्रूफ नहीं किया गया। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज़ें बोलूँगा, देखिए जो प्रूफ है, हमने बीएससी एमएससी पढ़ते पढ़ते प्रूफ हमने बहुत देख लिया है। अगर छोटे मोटे जो प्रूफ रहता है तो मैं इसको देता भी हूँ, है ना। हमारा जो मेन टारगेट क्या है, नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस है, आपका आईआईटी जेम है, गेट है, उनकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, जो भी थ्योरम हम लिखते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। तो थ्योरम होता क्या है और उनका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।